प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में ग्रामर में जो फर्स्ट चैप्टर हमारा चला हुआ है जिसका नाम है शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। हाँ, आज हम इसके थर्ड पार्ट को करेंगे। इससे पहले हमने उपसर्ग और प्रत्यय इसके दोनों पार्ट कर लिए हैं। तो आज हम इसका थर्ड पार्ट जिसका नाम है समास वह शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, समास शब्द का अर्थ क्या होता है? समास शब्द का अर्थ होता है छोटा करना, यानी कि संक्षेप में हम किसी शब्द को जब लिखते हैं तो वह समास कहलाता है। समास की परिभाषा क्या होती है, अर्थात समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है और जिसको हम संक्षेप में यानी छोटा बनाकर लिखते हैं उसको हम समास कहते हैं। समास में मुख्य रूप से दो पार्ट होते हैं। इसके दो जब हम समास बनाते हैं तो इसमें एक शब्द होता है समस्त पद, और जब हम उसी समस्त पद का विग्रह करते हैं तो वह बन जाता है समास विग्रह। अर्थात नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है कि समस्त पद किसे कहते हैं? समासिक शब्दों का समूह समस्त पद कहलाता है। अब ये समासिक शब्द क्या होते हैं? जब हम एग्जाम्पल लेते हैं विद्यालय, तो यह क्या हुआ? यह हमारा समस्त पद है। और नेक्स्ट हमारा जैसे क्वेश्चन है समास विग्रह किसे कहते हैं? समासिक शब्दों को अलग करके लिखना समास का विग्रह कहलाता है। जैसे कि विद्यालय का विग्रह क्या बनेगा? विद्या के लिए आलय, तो यह है हमारा समास विग्रह बन जाता है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन हुए कि समास शब्द का अर्थ क्या होता है, समास किसे कहते हैं, समस्त पद और सामासिक पद किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का होता है कि समास के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। संस्कृत में जिनको 4 रूपों में माना गया है वे हमारे हिंदी में 6 भेदों के रूप में माना जाता है। फर्स्ट होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष, फिर कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु और द्वंद्व समास। इस प्रकार से समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, और इनमें से आज हम इसके फर्स्ट 2 जो पार्ट है वो करेंगे। अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास का हाफ पार्ट आज हम करेंगे। प्यारे बच्चों, हमें बहुत ध्यान से इनको समझना है, बहुत ध्यान से याद करना है और बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक में इनको, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है, ऐसे आपको इसको राइट करना है। प्यारे बच्चों, आज हम 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है समास वह करेंगे। समास का अर्थ होता है, जैसे सबसे पहले लाइन आपको यही लिखनी है कि समास का अर्थ होता है छोटा करना। अर्थात अगर आपसे कोई कहे कि समास का क्या अर्थ होता है, समास का अर्थ होता है छोटा करना है। अर्थात हम किसी भी बात को संक्षेप में राइट करते हैं, वो होता है समास। यहाँ अब आपको स्टार्ट करना है परिभाषा से। परिभाषा क्या है इसकी? परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल का नाम समास है। देखो, परस्पर संबंध रखने वाले यानी एक दूसरे के साथ संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल, यानी 2 शब्द भी हो सकते, 2 से ज्यादा भी हो सकते, लेकिन कैसे शब्द हो? परस्पर संबंध रखने वाले, एक दूसरे के साथ जो संबंध रखते हैं वो शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो समास कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से यहाँ दिया राजा का पुत्र, लेकिन शब्द क्या आया? राजपुत्र। ठीक है। अगर जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम अगर करें, जैसे विद्या के लिए आलय, तो इससे क्या शब्द बन जाएगा? विद्यालय। ठीक है। अब यहाँ आपको क्या बात समझ आई? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या है? विद्या के लिए आलय, यानी कि विद्या शब्द और आलय शब्द एक दूसरे के साथ संबंध है, परस्पर संबंध है इन दोनों शब्दों का। इसी कारण यहाँ क्या शब्द बन जाता है? फिर हमारा विद्यालय शब्द बन जाता है। ठीक है। तो समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल का नाम जो कि परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध रखते हो उसको समास कहते हैं। अब नेक्स्ट आपको मेन हेडिंग बनाकर राइट करना है। समास के 6 भेद होते हैं।
फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये मुख्य रूप से जो समास है उसके 6 भेद होते हैं। यह भेद लिखने के बाद अब यहाँ ये समझाया गया कि जो समास होता है उसमें मुख्य 2 पार्ट भी होते हैं, समस्त पद और समास विग्रह। बहुत बार पूछी जाती है क्वेश्चन में कि समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। तो यहाँ समस्त पद क्या है, विभिन्न शब्दों के समूह को संरक्षित करने से जो शब्द बनता है, अर्थात अनेक शब्दों के समूह को इकट्ठा करने से जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको समस्त पद कहते हैं। ये याद रखना आपको कि अनेक शब्दों का जो समूह होता है उसको इकट्ठा करने से जो शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऊपर से ही ले लेते हैं, ये शब्द क्या है, ये है समस्त पद। ये शब्द क्या है, ये समस्त पद। और यहाँ क्या किया, ये अनेक शब्दों के समूह को इन्होंने इकट्ठा कर लिया, विद्या के लिए आलय। तो ये यहाँ क्या है, इतने सारे शब्द है लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कर लिया, एक इकट्ठा शब्द यहाँ इन्होंने बना लिया। तो इसी कारण ये क्या है, ये समस्त पद होता है। सेकंड पार्ट हमको करना है समास विग्रह। सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। देखो सामासिक पद क्या है, ये है हमारा सामासिक पद, ठीक है। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ना समास विग्रह। यानी आपको इसमें याद रखना है कि सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जैसे शब्द यहाँ दिया है राष्ट्रपिता, एक समस्त पद और सामासिक पद है, यानी कि इसमें एक तो सामासिक पद है, दूसरा क्या है समास विग्रह। तो समास विग्रह क्या है, इसमें राष्ट्र का पिता, और राष्ट्रपिता क्या शब्द है, वो समस्त पद है, ठीक है। अब हमें मेन पार्ट करना है इसका, यानी इसके जो भेद हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद प्रधान हो, और पहला पद क्या हो, यहाँ तक इसको ध्यान से समझिए। और पहला पद क्या है इसमें, अव्यय। आप इस तरह से परिभाषा राइट करोगे, देखो इसके साथ ही है, जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय का काम करे। देखो समस्त पद किसका काम करेगा, अव्यय का। अव्यय का काम क्यों करेगा, क्योंकि क्या नाम है इसका, अव्ययी भाव समास। इसी कारण यानी जिस समास में पहला पद प्रधान होता है, हम लास्ट में आपको एज ए ट्रिक इसको डिफाइन करेंगे सभी समास को, कि पहला पद इसमें, दूसरा पद इस तरह से। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद किसका काम करता है, अव्यय का काम करता है, क्योंकि नाम क्या है इसका, अव्ययी भाव समास। अब यहाँ नीचे बहुत एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ प्यारे बच्चों, आपको हर एक समास से 10-10 एग्जाम्पल राइट करने हैं विद समास विग्रह। फॉर एग्जाम्पल यहाँ फर्स्ट है यथा शक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। जैसे यथा का आपने एक लिख लिया, आगे मत लिखना, आपको एक समझ आ गया, यानी कि यथाशक्ति का क्या अर्थ होता है, शक्ति के अनुसार। अब आगे हम करें आमरण, यानी मरण तक, पर्यंत का यानी मरने तक। आमरण, आ क्या है इसमें, अव्यय। आ क्या है इसमें, अव्यय। भर पेट, पेट भर कर। प्यारे बच्चों दूसरा अगर हम करें तो इसमें अव्यय के साथ साथ, यानी कि हमने जो इससे फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था, जैसे हम थर्ड कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, फर्स्ट पार्ट में हमने एक चैप्टर किया है उपसर्ग, ठीक है। तो इस अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल में उपसर्ग भी होते हैं, यानी उपसर्ग हमने परिभाषा में भी किया है कि जो अव्यय का काम करता है। और उपसर्ग क्या होते हैं, अव्यय होते हैं, क्योंकि हम उनके टुकड़े नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, यथा का हम लिख चुके हैं, यहाँ देखिए प्रतिदिन, दिन दिन, ठीक है। प्रत्येक एक एक, मन 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 ही मन में, द्वार 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 ही द्वार में, निधड़क बिना धड़क के, बिना डर के, आजीवन जीवन तक, बेशक बिना संदेह, बेफायदा बिना फायदे के, बखूबी खूबी के साथ यानी गुणों के साथ, बाकायदा कायदे के अनुसार। अब यहाँ देखिए ब उपसर्ग हमने किया है, बा किया है, बे किया है, आ किया है, नी किया है, अब वो यहाँ प्रति किया है। अब ये क्या है, ये हमारे अव्यय के रूप में यहाँ शब्द बनाकर प्रयोग किए गए हैं। अब इससे अलग अगर एग्जाम्पल हम करते हैं
जैसे भरसक, प्रयास करते हैं ना हम, भरसक यानी पूरी शक्ति से, भर उपसर्ग है हमारा। निडर, बिना डर के, नि उपसर्ग है हमारा। घर घर, अब एक बात याद रखिए आप, जैसे घर घर का हर घर भी कर सकते हो, घर ही घर भी कर सकते हो। अनजाने, जाने बिना या बिना जाने, अन भी उपसर्ग है हमारा। बीचों बीच, देखो ये बीच में डैश जहाँ लगाई गई है ना, यहाँ बीचों बीच लगाई है, घर घर लगाई है। इससे पहले वाले पेज में यहाँ द्वार द्वार पर लगाई गई है, इसके साइड वाले एग्जाम्पल्स में। तो इसमें क्या है, ये डैश हमारे देखो बेटे द्वंद्व समास में भी आती है, लेकिन हमें इस चीज को यहाँ ध्यान रखना है, द्वंद्व में दो अलग अलग चीजें होती हैं, यहाँ सेम है दोनों, ठीक है। बीच बीच, घर घर, जैसे इससे पहले द्वार द्वार है, ठीक है। तो ये हमारा अव्ययभाव समास में आएगा। रातों रात, वही चीज है, रात रात यानी कि रात रात। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ। आ समुद्र, समुद्र तक। बेखटके, बिना खटके। दिनों दिन, दिन दिन। हर रोज यानी रोज रोज। देखो ये सभी एग्जाम्पल एक समान है, ठीक है। इनमें आपको पजल नहीं होना, तो बीच में ही जोड़ देना है बस हर जगह। हाथ ही हाथ कर सकते हो, दिन ही दिन, रात ही रात में, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये एग्जाम्पल द्वंद्व समास में नहीं करेंगे हम इनको, क्योंकि द्वंद्व समास में जोड़े होते हैं, दो होते हैं उसमें। जैसे मान लो ये एग्जाम्पल होता है ना दिन दिन, तो यहाँ दिन दिन नहीं होता, दिन रात होता, क्योंकि इसमें दो बातें होती हैं। हाथ हाथ नहीं होता, हाथ पैर होते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारे अव्ययभाव समास में इस तरह से हमें एग्जाम्पल लिखने हैं, और हमें हर एक समास से 10-10 एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। इसके आगे है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तत् का क्या अर्थ होता है, वह। पुरुष का अर्थ होता है आदमी, वह आदमी। मान लो आप दो बच्चे खड़े हैं, आप किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हो, देखो वह जा रहा है, वह यानी कि दूसरा, ठीक है। आप दूसरे व्यक्ति के बारे में बातें कर रहे हो। तत् का शाब्दिक अर्थ होता है वह, पुरुष का शाब्दिक अर्थ होता है आदमी, वह यानी कि दूसरा आदमी, ठीक है। इस प्रकार तत्पुरुष शब्द अपना एक अच्छा उदाहरण है। इसी आधार पर इसका नाम यह पड़ा है, क्योंकि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इस प्रकार जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ ये परिभाषा आपको राइट करनी है। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, यहाँ से फिर नीचे आ जाओ, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इससे पहले आपको ये तो राइट करना प्यारे बच्चों की, तत् का अर्थ होता है वह, पुरुष का अर्थ होता है आदमी, वह यानी कि दूसरा आदमी। इस प्रकार जिस समास का दूसरा पद, क्योंकि आपने बताया ना अभी दूसरा आदमी, इस प्रकार जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास में इसके 6 भेद दिए गए हैं। ये 6 भेद आपको इस तरह से राइट करने हैं कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। और 6 भेद कौन से होते हैं हमारे, कर्म करण, जैसे हमने किया ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, पदान से अलग, संबंध काके की, और अधिकरण में पेपर। तो इसमें हमें कर्ता छोड़ देना है, बाकी हमें 6 के 6 एग्जाम्पल इसमें राइट करने हैं। मेन हेडिंग बना लेना आपको, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म में क्या कौन सी विभक्ति होती है, को विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को होती है ना, यानी जिस कर्म कारक की विभक्ति को का लोप पाया जाता है। को तो इनमें होता है सभी में, लेकिन जब हम इसे समास बनाते हैं तो इसका क्या हो जाता है, इसका लोप हो जाता है। जैसे ग्रंथ करता, ग्रंथ को करने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत, देश को गत या गया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गया हुआ। आशातीत, आशा को लांघ कर गया हुआ। जल पिपासु, जल को पीने की इच्छा करने वाला। गृह आगत, घर को आगत। ग्रंथकार, ग्रंथ को करने वाला। ग्रामगत, गांव को गत। इन एग्जाम्पल से आपको 4-4 एग्जाम्पल लिखने हैं। जैसे मान लो आपने मेन हेडिंग बनाया कर्म तत्पुरुष, तो आप यहाँ 10 नहीं लिखोगे, ठीक है। आपको क्योंकि इसके जो 6 पार्ट दिए गए हैं, इन सभी में आपको 4-4 एग्जाम्पल लिखने हैं। और ऐसे ही यहाँ आपने समास पद बनाया, और यहाँ क्या किया आपने, इसका समास विग्रह किया। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा कर्ण तत्पुरुष। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण क्या करते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा, यानी जिसमें कर्ण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप पाया जाता है,
इसमें हर एक एग्जाम्पल के साथ ही इसके बीच में जो विभक्तियां होती हैं ना, जब हम इसे समस्त पद बनाते हैं तो क्या हो जाता है, इससे इसकी विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे फर्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल दिया, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा हुआ, तुलसीकृत तुलसी के द्वारा किया हुआ, बाण बद्ध है बाण से बधा हुआ, वज्रहत है वज्र से मरा हुआ, ईश्वर प्रदत्त ईश्वर से दिया हुआ, मन गढ़ंत मन से गढ़ी हुई मन से बनाई हुई, कपड़ छन कपड़े से छना हुआ, मद माता मद से माता, शोकाकुल शोक से आकुल, प्रेम आतुर प्रेम से आतुर, दयाद्र दया से आर्तर, अकाल पीड़ित अकाल से पीड़ित। तो इन सभी में क्या है, से विभक्ति लगाई गई है, लेकिन इससे जब हम समस्त पद बनाते हैं तो क्या हो जाता है, इसका से विभक्ति का लोप हो जाता है और ये सारे शब्द एक दूसरे से मिल जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, कष्ट साध्य है कष्ट से साध्य है, गुरुकृत गुरु से किया हुआ, मद अंध मद से अंधा यानी घमंड से अंधा, दुख आर्थ दुख से दुखी, मन माना मन से माना हुआ, रेखांकित रेखा से अंकित, कृति युक्त कृति से युक्त, अनुभव जन्य अनुभव से जन्य, गुण युक्त गुण से युक्त, जन्म रोगी जन्म से रोगी, दई मारा दई से मारा, बिहारी रचित बिहारी द्वारा रचित। तो प्यारे बच्चों, ये जो थर्ड पार्ट है आपका है, इसका सेकंड पार्ट है तत्पुरुष समास का, कर्ण तत्पुरुष। तो इसमें भी आपको क्या राइट करने हैं, कोई 10 एग्जाम्पल आप पहले वाले 10 लिख सकते हो, और इनमें से अगर आपको कोई ये लगता है कि नहीं मुझे ये इजी लगता है मैं तो इसको करूँगा या करूँगी, तो आप इनमें से कोई भी 10 एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में राइट करोगे। प्यारे बच्चों, आज हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे भाषा में, राजभाषा। राज प्लस भाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में कामकाज के लिए किया जाता है राजभाषा कहलाती है। अर्थात जिस भाषा का प्रयोग हमारे यहाँ कार्यालय यानी कि ऑफिस वगैरह में जिसका प्रयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। यहाँ मेन पॉइंट बनाया गया है, राजभाषा और राजभाषा में अंतर है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ बताया गया है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है, क्योंकि राष्ट्रभाषा क्या होती है, जिसको किसी भी राष्ट्र के अधिकतर व्यक्ति प्रयोग में लाते हैं, जैसे हमारी हिंदी भाषा है। ठीक है, यहाँ बताया गया कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर है, इनको हमें एक नहीं समझना चाहिए। क्यों है अंतर, देखो आगे बताया गया, भारत में कार्यालय कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ जो कार्यालय भाषा है ना, वो मात्र हिंदी नहीं है, वो साथ में अंग्रेजी भी है। जैसे हम बैंक वगैरह में देखते हैं तो क्या वहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करने में, नहीं, वहाँ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जो हमारी कार्यालय भाषा है वह हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, जबकि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा है हिंदी। अब ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है, 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रति वर्ष इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। और क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसको हमारी भारत की राजभाषा भी घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा संपर्क भाषा। संपर्क का क्या अर्थ है, संपर्क यानी कि हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी एक दूसरे से जब बातें करते हैं। यहाँ बताया गया संपर्क प्लस भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं। यानी जिस भाषा का प्रयोग हमारे देश के निवासी, देश के व्यक्ति, देश के आदमी आपस में संपर्क, आपस में बातें करने के लिए करते हैं ना, वो क्या कहलाती है, संपर्क भाषा। भारत की संपर्क भाषा क्या है, हिंदी। और विश्व की संपर्क भाषा क्या है, अंग्रेजी। अगर आपसे पूछे कि भारत की संपर्क भाषा क्या है, भारत की संपर्क भाषा है हिंदी। यानी हमारे यहाँ ना व्यक्ति हिंदी में बातें करते हैं। वो पूरे विश्व की अगर संपर्क भाषा पूछा जाए तो क्या है, अंग्रेजी। क्योंकि अगर आप ना दूसरे देशों में जाओगे तो वहाँ हिंदी कोई नहीं समझेगा, वहाँ पर आपको अंग्रेजी में ही बात करनी पड़ेगी। तो आज हमने अव्ययी भाव समास और इसके साथ तत्पुरुष समास को पढ़ा। इसके पहले हमने चैप्टर की जो मेन डेफिनेशन है उनको बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से हमें उनको मेन हेडिंग बनाकर नोटबुक में राइट भी करना है, बहुत अच्छे से याद भी करना है और समझना भी है। अव्ययी भाव समास में हमने पढ़ा कि जब कोई शब्द अव्यय से शुरू होता है अर्थात जिसका पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। तो इसमें मैंने साथ में जब आपको ये
पार्ट समझाया तो साथ में आपको बताया कि इसके एग्जाम्पल में कुछ एक एग्जाम्पल हमारे उपसर्ग से भी होती हैं। तो वही चीज हमने उपसर्ग के चैप्टर में भी की थी कि इनको हम तोड़ नहीं सकते, इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, तो वही चीज हमारा अव्ययीभाव समास भी अपने साथ जुड़ा हुआ है, वही चीज हमें इसमें भी राइट करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान यानी कि इनको ऐसे ही याद रखना आपको, अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसके 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। वही कारक विभक्तियां जो होती है, कर्ता छोड़ देना है उसमें, क्योंकि कर्ता जो काम करने वाला होता है वो उसमें काउंट नहीं किया जाता। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की और अधिकरण में पे पर। ये 6 भेद हमें तत्पुरुष समास के अंतर्गत समझने हैं, याद करने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा होमवर्क है, जो वीडियो में मैंने आपको समझाया, जिस तरह से आपको समझाया है उसी तरह से आपको वह अपनी फेयर नोटबुक में भी मेन हेडिंग बनाकर राइट करना है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।